हेलो एंड वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मेरा नाम है चार्ली और आज हम चालू करने वाले हैं अपना ईवीएस का लेसन 3। हमारे ईवीएस के लेसन 3 का नाम है फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। लेसन 2 यार मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक, ठीक है। और हमारे कोर्सेज पर ईवीएस के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो यार उनको भी तुम चेक कर सकते हो, ठीक है, और फ्री में स्टडी कर सकते हो वहाँ से। और इसी के साथ मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा एक और चैनल भी है, तो तुम उसको भी चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ अब हम चलते हैं सीधे अपने चैप्टर की ओर, और हमारे चैप्टर का नाम है फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। अगर जैसे कि मैंने बताया था कि हम कुछ चैप्टर के अंदर हम इकोसिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में जाने वाले हैं, ठीक है यार। तो लास्ट वाले चैप्टर में था कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, हमारा पूरे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, ठीक है यार। अब हमें देखना है कि फंक्शंस क्या है इकोसिस्टम के, ठीक है यार। तो फंक्शंस अब हम इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो जियो केमिकल साइकिल यार मैंने लास्ट वाले चैप्टर में तुम्हें समझाई थी, ठीक है, कि आखिर ये बायो जियो केमिकल का मतलब क्या होता है और पूरी जो तुम्हारी बायो जियो केमिकल साइकिल होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक हम चालू करते हैं। In an ecosystem, both biological as well as physical components passing through the underground and above the ground to complete a cycle. Through nutrient cycling, various inorganic and organic compounds are formed and decomposed. This is also called as nutrient cycles of the ecosystem. क्या कहा गया यार यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आपकी इकोसिस्टम के अंदर बायोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल कंपोनेंट्स भी हैं, ठीक है। और ये अंडरग्राउंड से लेके आपके एनवायरनमेंट के ऊपर तक, यानी कि ज़मीन के नीचे से लेके आसमान तक, यार ये सारे जो आपके कंपोनेंट्स हैं यार आपके घूमते रहते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर। और ये अपनी पूरी साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब यह साइकिल जो कंप्लीट करते हैं उसमें से यार ये लोग आपके वो बनाते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है। और मैंने बताया था कि यार इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या होते हैं, ठीक है। तुम्हारे ऑर्गेनिक वो हो गए जिसमें तुम्हारे आपका कार्बन ज़्यादा होगा, वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जिसमें कम होता है वो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो यार ये सारे कंपाउंड बनते हैं, इनऑर्गेनिक वाले, ऑर्गेनिक वाले, फिर डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। ये हमारी वही बेसिकली वो सारी चीज़ थी, इसी को हम न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं आपके इकोसिस्टम की, ठीक है। Biogeochemical cycle has been divided into two major categories, like atmospheric and edaphic cycling, based on the types of the substance they are dealing with. अब जब कि बायोजियोकेमिकल साइकिल है यार, ये दो हिस्सों में डिवाइड है। कौन कौन से? एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक पहला है, और इडेफिक। इडेफिक यार हमने लास्ट वाले चैप्टर में भी बात करी थी कि जो इडेफिक वाली होती है ये तुम्हारा सोइल से रिलेटेड बातें इसमें हम करते हैं, ठीक है। तो इडेफिक और एटमॉस्फेरिक ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है आपकी बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। अब आपके दो टाइप्स देख लेते हैं यार हम। सबसे पहले आता है आपका एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट साइकिल आपकी होती है तीन टाइप की, देखो, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। और आपकी जो इडेफिक न्यूट्रिएंट साइकिल है वो भी आपकी तीन टाइप की होती है, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट वाले चैप्टर में यार आपके पिरामिड्स वगैरह स्टडी करे थे बहुत अच्छे से, ऐसा ही अब इसमें हमें साइकिल्स बहुत सारी हमें रीड करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना चालू करते हैं हमारी पहली साइकिल की ओर, जो कि हमारी वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल। वाटर इज एन एसेंशियल कंपाउंड फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड थ्रू द रूट्स टू इट्स अपर और एरियल पार्ट्स। दिस वाटर इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यार क्या है, जो आपका वाटर एक बहुत एसेंशियल, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए। प्लांट्स आप यहाँ पे आप बिल्कुल बेसिक चीज़ लिखिए कि प्लांट्स आपके जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट्स से और बाकी सारे पार्ट्स में वो पहुँचाते हैं, और वाटर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। एक सेकंड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ लिखी थी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सम वाटर गेट्स बैक टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द प्लांट बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड सम आर यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब यार जो आपका कुछ पानी है वो आपका एटमॉस्फेयर में वापस आ जाता है, ठीक है। प्लांट ही क्या कहते हैं, जो आपका सिस्टम पूरा करते हैं, ठीक है, जो उनका ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस होता है ना, जिसमें आप वाटर आपका नीचे से ऊपर लेके जाते हैं वो, यानी कि रूट से वाटर जो ऊपर जा रहा होता है लीव्स की ओर, ठीक है ना, वाटर इधर उधर जा रहा होता है, उसको हम ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो कुछ पानी यार बाहर निकल आता है, वो एटमॉस्फेयर में ऊपर चला जाता है, और आपका कुछ पानी जो है वो यूटिलाइज हो जाता है प्लांट्स के द्वारा, किस एक्टिविटी के लिए? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि जो आपका फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो आपका फूड बना होगा प्लांट्स के लिए, उस फूड को तोड़ने के लिए, आपका डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेस्ट करके अपने प्लांट को यानी कि अपनी बॉडी को एनर्जी देना, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो प्लांट पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी से उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं और एनर्जी लेते हैं, ठीक है। द ड्राइविंग फोर्स फॉर अ वाटर साइकिल इज द सोलर रेडिएशन विच इज 15% ऑफ द टोटल रेडिएशन रीचिंग ऑन द अर्थ। सिंपल यार ये चीज़ लिखी हुई है कि जो भी तुम्हारे सनलाइट से टोटल रोशनी जो आ रही है ना, उसकी 15% रेडिएशन जरूरी है वाटर को
आपको वाटर को रेडिएट होने के लिए, यानी कि दोबारा ऊपर पहुंचने के लिए, जो आपकी पूरी साइकिल पूरी होती है ना वो, ठीक है। तो सिंपली 15% इसे रेडिएशन चाहिए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। Though the radiation water gets evaporated from the surface of the water bodies, it comes back to the surface of earth as rain, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल वाली बात थी आपकी जो वाटर साइकिल थी कि 15% इसे रेडिएशन चाहिए, फिर ये इवेपोरेट हो जाएगा आपकी वाटर बॉडीज से, ठीक है। और इवेपोरेट हो गया यानी कि आपका जो है पानी वो ऊपर चला जाएगा भाप बन के, और उसके बाद फिर वापस आ जाएगा ज़मीन पे, किस फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज़ थी जो हमने बचपन में बहुत पहले से स्टडी कर रखा है, ठीक है। तो ये आसान थी वाटर साइकिल। अब हम चलते हैं अगली साइकिल की। तो हमारी दूसरी साइकिल है कार्बन साइकिल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट गैस प्रेजेंट इन द नेचर. Plants needs it for the process of photosynthesis to prepare the food material, that is carbohydrates, for its own as well as heterotrophs. कार्बन डाइऑक्साइड यार ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है जो आपकी नेचर में पाई जाती है, ठीक है। प्लांट्स को यार ये चाहिए होती है, क्यों? अपने खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और अपने फूड मटेरियल को बनाने के लिए, ठीक है यार, जो कि उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और हेट्रोट्रॉप्स के लिए भी, मतलब हेट्रोट्रॉप्स को भी आपकी कार्बन साइकिल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड है वो यार आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, किस प्रोसेस के द्वारा? बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस को लेना और छोड़ना, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो भी धरती पर रहते हैं सबके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है और ऑक्सीजन ली जाती है, ठीक है। नॉर्मल वाली चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ। अर्थ क्रस्ट ऑल्सो रिलीज कार्बन विच कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, समझ जाना। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स which comes from the skeletons of marine organisms in the process of mineralization. अब यार तुम्हारा जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट मतलब कि जो अर्थ का, यार तुम्हें याद होगा कि अर्थ का जो बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है ना, जहाँ पे अगर तुम्हें याद होगा कि अर्थ के क्रस्ट में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। मैं कि धरती के बिल्कुल नीचे 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 मतलब जितनी गहराई है, ठीक है, तो गहराई से भी ना आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। किस फॉर्म के अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट्स और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स के फॉर्म में ये आपके रिलीज होते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये आपकी आती हैं स्केलेटन्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो भी आपके पानी वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनकी हड्डियों से ये आपके मैग्नीशियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम कार्बोनेट्स आते हैं, ठीक है। कौन से प्रोसेस से आते हैं? ये मिनरलाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन, ठीक है। अब मिनरलाइजेशन क्या होता है यार कि जब आपके जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो यार अपने आप को डिकम्पोज वगैरह करते हैं एनर्जी वगैरह के लिए, ठीक है। तो उस वही मिनरलाइजेशन वाले, मतलब उसी को ही हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन, ठीक है। कि जब वो डिकम्पोज अपने आपकी बॉडी को करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन, ठीक है। By subsequent weathering, these calcium carbonates and magnesium carbonates get mixed with the soil and add to soil nutrition, ठीक है। अब क्या है कि वेदर के हिसाब से जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स हैं ये मिक्सड होते हैं सोइल के साथ, यानी कि मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं और मिट्टी को न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। इन दिस वे अल्टीमेटली दिस कार्बन रिच ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट इन द इकोसिस्टम। अब क्या है कि आपके जो कार्बन रिच ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है, क्यों? मैंने कहा था ना कि जो आपके ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, ठीक है। तो आपका कार्बन आ गया और कार्बन मिल गया आपका किसमें? मिट्टी में। तो एक अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल बन गया जो कि आपका इकोसिस्टम में आ गया, ठीक है। आगे वाला पॉइंट देखते हैं हम। बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कोल एंड वुड लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। ये चीज़ हमें पता है यार कि जब हम ज़्यादा ऐसे फॉसिल फ्यूल्स कोल और वुड वगैरह लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं तो यार उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो कि एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाती है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। These carbon dioxide get assimilated by the plants. The animals consume these carbohydrates, that is the photosynthesis products. अब क्या है, जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो गई है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, उसको आपके जो प्लांट्स हैं कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट कर लेते हैं। असिमिलेट का मतलब होता है कंज्यूम, डाइजेस्ट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कंज्यूम, ठीक है, कंज्यूम। और जो आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। वो कैसे कंज्यूम करते हैं? वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स को खाते हैं, यानी कि आपके प्लांट्स वगैरह को खा लेते हैं, ठीक है। फिर उनके पास भी, यानी कि हेट्रोट्रॉप्स बेसिकली तुम्हारे ऑटोट्रॉप्स को खा लेते हैं, तो उनके पास भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे पहुंच जाता है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से चलता है। अगला पॉइंट, द कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम इन दिस वे रीच टू द हेट्रोट्रॉप्स। देखा कि जिस तरीके से भाई सब यहाँ पे खा लिया सबने,
तो इस तरीके से आपका कार्बोहाइड्रेट सब पहुंच गया हेटेरोट्रॉप्स के पास, ठीक है। अब जब वो मरते हैं, व्हेन दे डाई, कार्बन अगेन गोज बैक टू द अर्थ क्रस्ट। तो जो आपका कार्बन है ना, वो दोबारा कहाँ पहुंच गया, क्योंकि जब वो मरे तो दोबारा वो पहुंच गया धरती पे, ठीक है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द बायोटिक कंपोनेंट्स टू द एटमॉस्फेयर। अब क्या है कि फिर से हमारा जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है, हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एनिमल्स ने भी, फिर जब वो मर गए, फिर जब वो क्या कहते हैं तुम्हारा डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस वगैरह हुआ, तो इन सारी वजह से आपका जो कार्बन है दोबारा धरती पे आ गया। तो इस तरीके से पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, समझ गया कि कैसे कार्बन धरती से था, फिर वो ऊपर ऊपर वगैरह पहुंचा, ठीक है। किस तरीके से आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले कार्बोनेट्स ये सारे आए मिलकर, और किस तरीके से पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, फिर दोबारा ये लोग धरती पे आ जाते हैं, समझे। तो इस तरीके से आपकी पूरी साइकिल काम करती है, कार्बन साइकिल, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑक्सीजन साइकिल की ओर। तो ऑक्सीजन साइकिल में कुछ नहीं है, खैर बहुत ही सिंपल है, तो इसलिए बस इसके लिए एक ही पैराग्राफ बहुत है, ठीक है। ऑक्सीजन साइकिल में क्या है, इन द एटमॉस्फेयर द ड्राई एयर contains 20.94% of oxygen. Oxygen is required by all the living organisms for respirations. It is also associated with the moisture content. It is the simplest but inevitable nutrient cycle in the ecosystem. क्या बोला गया यार कि जो आपकी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपकी ड्राई एयर है उसमें 20% से ज़्यादा, ठीक है, 20% से ज़्यादा आपका क्या अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है। और जो आपका अवेलेबल है वो ऑक्सीजन है सबको ही, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है, ठीक है। और उनको कैसे मिलता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। और फिर आपकी सिंपल वाली चीज़ है कि ये जो आपकी साइकिल है सबसे सिंपल है और ये इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब होता है कि जो ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनएविटेबल। तो ये साइकिल ख़त्म नहीं हो सकती है, ठीक है। अब इसके लिए कोई साइकिल क्यों नहीं है यार, सिंपली है साइकिल, तुम क्या समझोगे, देखो यार, एक इंसान ये है, एक इंसान ये है, ठीक है, इधर, या फिर चलो छोड़ो, ये पौधा है और ये एक इंसान है, ठीक है, ये इंसान है, ठीक है। अब इसने क्या करा, इंसान ने, और देखो, ऑक्सीजन को लिया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा, ठीक है। फिर प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करा और ऑक्सीजन को रिलीज करा। फिर इंसान ने फिर दोबारा क्या करा कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। फिर प्लांट्स ने कंज्यूम करा, उन्होंने छोड़ दिया। तो ये साइकिल ऐसी चलती रहती है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, जो कि तुम्हें यार बेसिकली सब कुछ पता है इसका, ठीक है। तो ये सबसे आसान है। अब हम चलते हैं अगली साइकिल की ओर। तो अब हम चालू करते हैं एडेफिक न्यूट्रिएंट साइकिल। तो यार हमारा जो एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट साइकिल था वो खत्म हो गए, उसके अंदर हमें 3 साइकिल रीड करनी थी, आपकी वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और आपके कार्बन साइकिल, ठीक है। वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके। अब हमें पढ़नी है बाकी की 3 साइकिल, ठीक है। अगर जो तुम्हारी एटमॉस्फेरिक साइकिल थी यार वो बहुत आसान थी, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारी एडेफिक साइकिल है ना वो यार थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, तो इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इसी के साथ हम चलते हैं तुम्हारे नाइट्रोजन साइकिल की ओर, जो कि यार तुम्हें याद रखनी होगी, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। देखो, नाइट्रोजन साइकिल, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स साइकिल, देखा पहले ही लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यानी कि मुश्किल है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स साइकिल occurs in nature through various steps. About 79% of the atmospheric air is nitrogen. It enters to the biotic world and get assimilate, then goes back to the atmosphere. खत्म, ठीक है। सिंपली क्या लिखा हुआ है यार यहाँ पे कि यार सबसे कॉम्प्लेक्स साइकिल है नेचर की, और 79% जो गैस है एनवायरनमेंट के अंदर वो कौन सी गैस होती है, हमारे नाइट्रोजन, ठीक है। 79% गैस नाइट्रोजन ही आपकी प्रेजेंट होती है, और ये आपकी क्या कहते हैं बायोटिक वर्ल्ड में घुसती है, यानी कि लिविंग बींग्स वाले एनवायरनमेंट में घुसती है, और वहाँ से फिर हम लोग कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम वगैरह करने के बाद दोबारा ये हम रिलीज़ कर देते हैं और फिर दोबारा एटमॉस्फेयर में आ जाती है। सिंपली अभी इतना लिखा गया है, लेकिन अब हम इसकी डिटेल में पता चलते हैं, ठीक है। डिटेल में पता करेंगे कि आखिर पूरा प्रोसेस क्या है। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व फॉर द कंप्लीशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, एक सेकेंड, ये कुछ स्टेप्स हैं जिनकी वजह से आपकी जो आपकी न्यूट्रिशन नाइट्रोजन साइकिल है वो पूरी होती है, ठीक है। Nitrogen enters to the living organisms. Pure nitrogen gas cannot be used by the green plants. Only nitrate and ammonium forms of nitrogen can be utilized by them. Thus, nitrogen gas first fixed into nitrous oxides, nitric oxides, and ammonium in the nature. The production of nitrate from nitrogen is called nitrification. Production of ammonia is called ammonification. जिसको कुछ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा देखो यार, अब मैं आराम से चलता हूँ। नाइट्रोजन यार तुम्हारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है, ठीक है, एंट्री मारता है, सिंपल। अब जो आपका प्योर नाइट्रोजन गैस है, यानी जो 79% नाइट्रोजन गैस है ना जो अवेलेबल है एनवायरनमेंट के अंदर, वो यूज़ नहीं होती किनके द्वारा, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। सिर्फ प्लांट्स के द्वारा नाइट्रेट और एमोनियम फॉर्म्स की नाइट्रोजन गैस ही वो लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सीधे वो प्योर नाइट्रोजन गैस यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि जो आपका नाइट्रोजन है उसको पहले फिक्स्ड होना पड़ेगा किसमें, नाइट्रस ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड में और एमोनियम में। ये 3 नाम याद रखना, ठीक है। मैं देखो साइकिल बना रहा हूँ,
नाइट्रस ऑक्साइड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड और एमोनियम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अब यहाँ जब नाइट्रेट का प्रोडक्शन होना है, ठीक है, जब नाइट्रोजन से नाइट्रेट का प्रोडक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और जब एमोनिया का प्रोडक्शन होता है किससे, नाइट्रोजन से, तो उसको कहते हैं एमोनिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जब ये पूरा प्रोसेस होगा तो तब जाके प्लांट्स कंज्यूम करेंगे, फिर वो रिलीज़ करेंगे। तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि जो आपके ये एमोनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, ये सारे प्रोसेस कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपका जो नाइट्रिफिकेशन है वो दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन कैन बी डन बोथ बाय नॉन बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल वे। ठीक है, दोनों तरीकों से होता है, नॉन बायोलॉजिकल वे से भी और बायोलॉजिकल वे से भी। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई ये क्या क्या दो नए रास्ते हैं जिसकी वजह से हमारी नाइट्रिफिकेशन जो साइकिल है वो पूरी होती है। तो अब हम देखते हैं पहला, जो कि हमारा नॉन बायोलॉजिकल। ठीक है, नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो आपकी हेडिंग हुई है नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, ड्यूरिंग लाइटनिंग nitrogen gets combined with the oxygen in nature as this reaction needs a high amount of energy। अब यार जो आपके नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन है, ठीक है, नाइट्रोजन की, ठीक है, उसमें क्या है कि जब बिजली कड़कती है ना, जब बिजली कड़कने वाला टाइम होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपका नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कंबाइन हो जाता है। क्यों उस टाइम पे होता है, उसी टाइम पे क्यों होता है, क्योंकि उस काम को करने के लिए जो आपका नाइट्रोजन है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, और एनर्जी उसे कब मिलेगी, जब लाइटनिंग हो रही होगी। ठीक है, तो उसे एनर्जी चाहिए, तब जाके ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, artificially nitrogenous compounds also get produced in industries. They are the chemical fertilizers. Farmers use these fertilizers to enhance the yield of the crops and soil fertility। अब आपके आर्टिफिशियल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी आपके इंडस्ट्री के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये आपके क्या होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं बेसिकली। ठीक है, इसमें क्या है, जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर हैं ये आपके नाइट्रोजन जैसे ही काम करते हैं, नाइट्रेट जैसे काम करते हैं। ठीक है, और इनको फार्मर्स भी यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। ठीक है, जैसे कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर पाते हैं और क्रॉप्स को इंक्रीज कर पाते हैं। ठीक है, थर्ड, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एज नेम इंडिकेट, बायोलॉजी नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरीड आउट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या है यार कि जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा आपका ये प्रोसेस पूरा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक है, और इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब यार मैंने लास्ट अभी बताया ना कि यार आपकी जो नाइट्रिफिकेशन वाला प्रोसेस होता है ये दो तरीके से हो सकता है, नॉन बायोलॉजी और बायोलॉजिकल। ठीक है, अब जो नॉन बायोलॉजिकल था उसके अंदर हमने तीन प्रकार जाने कि किस किस तरीके से चेंज हो सकता है, किस किस तरीके से बन सकता है। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल में किस किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो इसके पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं यार कि जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके द्वारा आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। ठीक है, उसमें हमारे एग्जांपल आ जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया। ठीक है, एक्सेट्रा। अब हमारा नॉन बायोलॉजिकल कंप्लीट होता है, हम चलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब जो आपके बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, एक सेकेंड, तो जो आपके बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर ये भी दो टाइप के होते हैं, ऊपर वाले जो नॉन बायोलॉजिकल थे वो तीन टाइप के हो गए। ठीक है, बायोलॉजिकल जो है वो दो टाइप के हो गए। कौन कौन से, नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट इज़ कैरीड आउट बाय ऑर्गेनिजम्स हु लिव्स फ्रीली इन द सॉइल और वाटर। ये उन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है जो आपके ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं या फिर मिट्टी के अंदर रहते हैं। ठीक है, उनके द्वारा ये प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर आपका है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स live inside the roots nodules of different plant in a symbiotic association. They have the capacity to fix atmospheric nitrogen. This process is called symbiotic nitrogen fixation। अभी प्रोसेस क्या है यार, देखो ये है तुम्हारा पूरा प्लांट। ठीक है, मैं प्लांट से यार पूरी लीव ही बना देता हूँ हर वक्त। खैर, ये हो गया तुम्हारा प्लांट, एक सेकंड। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा प्लांट। अब प्लांट में क्या है, ये इसकी होगी रूट्स। ठीक है, ये होगी रूट्स। अब रूट्स जो आपकी ज़मीन के अंदर है ना, उसमें यार रूट्स के अंदर होते हैं नोड्यूल्स। नोड्यूल्स यानी कि रूट्स के अंदर होते हैं छेद। ठीक है, उन मैं लिख ही देता हूँ, चलो, नोड्यूल्स। ठीक है, उन नोड्यूल्स के अंदर आपके होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि यार वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला काम कर सकते हैं। समझ रहे हो, तो इनके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला काम हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो इन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स primarily in legumes, beans, peas, soya beans, the nitrogen fixing organisms form nodules, multiply inside these nodules and carry out the process of nitrogen fixation। ठीक है, क्या है कि जो आपके आपके क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। कहाँ पे यार, आपके जो
नोड्यूल्स के अंदर, ठीक है, जो आपके छेद के अंदर। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो आपके हायर प्लांट्स होते हैं ना, और जो आपके लेग्यूम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी तुम्हारी बीन्स आ गई, पीस आ गई, मटर, ठीक है, तुम्हारे सोयाबीन्स वगैरह आ गए, ठीक है। तो जब इन सब के जो प्लांट होते हैं ना, इनके जो नोड्यूल्स होते हैं, यानी कि जो इनकी रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर जो इनके छेद हैं, और उन छेदों के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वो अपने आप को, जैसे दो हैं तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, वो हर वक्त मल्टीप्लाई होते रहते हैं। मल्टीप्लाई होते रहेंगे तो उनकी जो जैसे उनकी जो पॉपुलेशन उतनी थी तो यार वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है, बढ़ती चली जाती है, तो फिर वो इतने ज़्यादा बन जाते हैं, और उससे क्या होता है, वो और ज़्यादा कैपेसिटी में आ जाते हैं, और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, आपका ये जो नाइट्रोजन से नाइट्रिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है उसको पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये कौन कर सकता है, ये आपका बैक्टीरिया कर सकता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ठीक है, तो बैक्टीरिया का एग्जांपल दे देना। अभी भी ये साइकिल पूरी नहीं हुई है, देखो यार, अभी तुम्हारा है द नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर गैस कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, ठीक है। अब जो आपकी नाइट्रोजन गैस है वो कन्वर्ट होती है एटमॉस्फेयर में, किससे, अमोनिया से, विच इन देन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो कन्वर्ट होती है अमीनो एसिड्स में, ठीक है। ड्यू टू द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लेग्यूम्स are regarded as a good biofertilizer for other crops, in turn reduces the use of the chemical fertilizer in the crop fields। अब यार क्या है कि जो आपके अमोनिया में कन्वर्ट हुए, और अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद आपके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हुए, ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान जो भी आपके लेग्यूम्स थे ना, उनको एक गुड बायो फर्टिलाइजर माना जाता है। बायो फर्टिलाइजर तुम्हारे वो होते हैं फर्टिलाइजर जो नेचर के द्वारा बन जाते हैं, ठीक है। तो उन फर्टिलाइजर को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फील्ड वगैरह में, ठीक है, फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आपके केमिकल फर्टिलाइजर, जो आपके आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिला के फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं, उनका यूज़ कम होता है, और आपके बायो फर्टिलाइजर का यूज़ ज़्यादा होता है। तो जब इनका यूज़ ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि बाकी सारी चीज़ें भी सॉइल में मिल जाएंगी, और आपकी जो सॉइल है उसका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। Without root nodules, also some symbiotic association are there for nitrogen fixation in the nature। अब क्या है कि अब आपके रूट नोड्यूल्स है ना, ये आपके क्या प्रोसेस कर रहे थे, आपका नाइट्रिफिकेशन वाला, ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी ऐसा नहीं कि रूट नोड्यूल्स नहीं होंगे तो प्रोसेस नहीं हो पाएगा ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। तो आपके क्या है कि अगर ये नहीं भी हैं तब भी आपका जो नाइट्रोजन वाली जो साइकिल थी ना, जो नाइट्रिफिकेशन वाली, ये तब भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपका जो नाइट्रोफिकेशन वाला था, नाइट्रिफिकेशन वाला, वो कंप्लीट होता है। अगला है हमारा यार एमोनिफिकेशन, ठीक है। एमोनिफिकेशन हम देखते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। ओके, एमोनिफिकेशन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। मैंने कहा था ना नाइट्रोजन साइकिल नहीं खत्म हुई है, क्योंकि यार ये सबसे कॉम्प्लेक्स साइकिल है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि तुम्हें ये सारी बातें याद रखनी होंगी, ठीक है, ये तुम्हें याद नहीं रहेंगी। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कौन सी साइकिल में, नाइट्रोजन साइकिल में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया कंपाउंड्स फ्रॉम द डीकम्पोजिशन एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। मैं अब क्या है यार इसमें कि ये जो आपका प्रोसेस है प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया, ठीक है, प्रोडक्शन किसका हो रहा है, एमोनिया का, ठीक है। कैसे हो रहा है, डीकम्पोजिशन के द्वारा हो रहा है, ठीक है। जो आपके बैक्टीरिया हैं वो आपका डीकम्पोजिशन कर रहे हैं, और डीकम्पोजिशन के द्वारा ही जो क्या कहते हैं आपका एमोनिया जो है वो बन के आ रहा है, ठीक है। और डीकम्पोजिशन बैक्टीरिया जो है आपको किसका कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है। On the death and decay of plants as well as animals, the complex organic compounds are released into the soil, where they are again decomposed into the simpler compounds by the microorganisms and release energy। देखो यार क्या था कि जो आपकी पहली नाइट्रोजन है वो पहले किस में कन्वर्ट होती है, अमोनिया में, ठीक है। अब अमोनिया में कैसे कन्वर्ट होती है, वो कन्वर्ट होती है, मैं नीचे लिख ही देता हूँ, देखो एक सेकेंड। ये नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन पहले कन्वर्ट हुआ अमोनिया में, अमोनिया में कन्वर्ट कैसे हुआ, बाय डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन किसका हुआ, किसके द्वारा हुआ, बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया ने डीकम्पोजिशन किसका करा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, ओ सी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हुआ। और फिर जब डीकम्पोज हुआ तब उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी कि उलझे हुए, ठीक है, अभी तो नहीं मालूम, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, डबल सी। और फिर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोबारा डीकम्पोज होते हैं, ठीक है, दोबारा डीकम्पोज होते हैं, डीकम्पोज किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। और फिर वो बनते हैं सिंपल कंपाउंड, ठीक है, फिर बनते हैं सिंपल कंपाउंड। और उसके बाद फिर वो यार एटमॉस्फेयर के अंदर एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक है, उसके बाद एटमॉस्फेयर में एनर्जी रिलीज करते हैं। और फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो अब है हमारा नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। नाइट्रोजन की साइकिल तुम्हारी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। मैंने पूरी यार जो तुम्हारी नाइट्रोजन साइकिल है वो स्टेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये सारी चीज़ें भी हमने रीड करी थी ना, वही सारी स्टेजेस चल रही हैं अभी तक ये, ठीक है। अब क्या है, when ammonium gets converted into nitrates it is called nitrification, ठीक है। देखा सब कुछ, वहाँ पे एनर्जी रिलीज करी। अब क्या हुआ, जब अमोनिया कन्वर्ट हो गया नाइट्रेट में, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन।
Nitrates can be directly absorbed by the plants and incorporated into proteins, nucleic acids and other nitrogenous organic compounds. एक सेकेंड. Some nitrates may be stored in the humus of the soil, immobilized by the bacteria, and some may reach into the water bodies with the runoffs. क्या बोला गया है यहाँ पे यार? ये बोला गया है कि जब अमोनिया कन्वर्ट हुआ आपका नाइट्रेट में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और जब आपका नाइट्रेट्स है ये प्लांट्स के द्वारा डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और प्लांट्स फिर इसको नाइट्रेट्स को यूज़ करते हैं प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड और अदर बाकी चीज़ों के लिए वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें से जो आपका नाइट्रेट्स है कुछ वो आपके सोइल के अंदर रह जाता है, ठीक है, उस ह्यूमस ऑफ द सोइल, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि ह्यूमस क्या होती है, खाद होती है, ठीक है। तो तुम्हारी खाद में कुछ आपका जो नाइट्रेट है वहाँ पे रह जाता है, ठीक है। कुछ आपका हम कह सकते हैं इमोबिलाइज कर देता है बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, और कुछ आपका वाटर बॉडीज के पास पहुँच जाता है नाइट्रेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा नाइट्रिफिकेशन यार ऐसे पूरा दे रखा है। चलते हैं आगे की ओर। Nitrogen gas back to the atmosphere through the process of denitrification. Nitrogen gas goes back to the atmosphere. Some bacteria are there who can convert nitrates to nitrates, then release to atmosphere. दोबारा एक बार देख लेते हैं। देखो यार, नाइट्रोजन गैस जो है वो यार एटमॉस्फेयर में कैसे आती है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा जो आपकी नाइट्रोजन गैस है वो आपकी एटमॉस्फेयर में आ जाती है, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब जो आपकी कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, हु कैन कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू नाइट्राइट्स, ठीक है, जो कि आपके नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, ठीक है। तो और इस तरीके से तुम्हारी पूरी नाइट्रोजन साइकिल चलती है। इसका फिगर बनाना काफ़ी कॉम्प्लेक्स वाला सीन था, ठीक है। इसमें यार तुम्हारा क्या सीन है कि तुम्हें अलग अलग नाम याद रखने होंगे, ठीक है। जो भी तुम्हारे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, एमोनियम साइकिल, ठीक है, तुम्हारी जो साइकिल थी तुम्हें यार दोबारा सही से देखना पड़ेगा, तभी तुम्हें याद रहेगा कि ये साइकिल किस तरीके से काम करती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सल्फर साइकिल की ओर, जो कि हमारी है दूसरी साइकिल, ठीक है। सल्फर साइकिल, एक सेकेंड। द मूवमेंट ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर एंड द अंडरग्राउंड इज कॉल्ड सल्फर साइकिल। क्या बोला गया है कि जो सल्फर का मूवमेंट हो रहा है कहाँ पे? बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे यार लोग या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आपके एक एटमॉस्फेयर के अंदर जीते वगैरह हैं, उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके बायोस्फीयर में यानी कि एक अपर ग्राउंड पे जो लोग वगैरह जी रहे हैं, ठीक है, और अंडरग्राउंड के अंदर भी जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपकी मछलियाँ या फिर ऑर्गेनिजम्स वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है सल्फर की उसको हम कहेंगे सल्फर साइकिल, ठीक है। Sulfur cycle is a sedimentary type of nutrient cycle as the reserve pool is buried underground in rocks, minerals as well as sulfates in sea sediments. अब क्या बोला गया है कि जो आपकी सल्फर साइकिल है ना वो एक तरीके का न्यूट्रिएंट साइकिल है जो कि आपका रिजर्व है, ठीक है। कहाँ पे रिजर्व रहता है या कहाँ पे रिजर्व रहता है? यहाँ पे रिजर्व रहता है रॉक्स के अंदर, मिनरल्स के अंदर, ठीक है, या फिर सी सेडिमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो इन सब जगह पे आपका जो सल्फर है वहाँ पे आपका रिजर्व रहता है, अंदर रहता है उसके, ठीक है। अब जो सल्फर फाउंड इन द नेचर ऑफ इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, जो आपका सल्फर है वो 3 फॉर्म के अंदर पाया जाता है। कौन कौन सी फॉर्म है? वो आपकी फॉर्म है यार, एक सेकेंड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फेट, ठीक है। इन 3 की फॉर्म में आपका जो सल्फर है वो आपका एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर आपको मिलेगा और पाया जाता है, ठीक है। इट एंटर्स टू द लिविंग सिस्टम एज, अब ये लिविंग सिस्टम के अंदर कैसे घुसता है ये देखते हैं हम, ठीक है। soluble form present in the soil and pass on the plants through the plant roots. आपके soluble form में आपके प्रेजेंट रहता है सॉइल के अंदर, तो जब प्लांट अपना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो उसी फॉर्म के अंदर तुम्हारा जो आपका सल्फेट है ये भी आपका चला जाता है प्लांट के अंदर, ठीक है, किससे? प्लांट रूट से होते हुए, ठीक है। इट इज एसिमिलेटेड बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन, विटामिन एंड सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये आपके प्लांट्स के द्वारा कंज्यूम कर दिया जाता है जिससे कि वो प्रोटीन, विटामिन और बाकी सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो लोग बनाते हैं अपना, ठीक है। एक सेकेंड, थर्ड पॉइंट है आपका, देन द अबव कंपाउंड पास टू द एनिमल बॉडीज थ्रू फूड चेन। अब क्या है कि जो आपके प्लांट्स ने तो कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब जो आपका उसके बाद क्या होता है कि जो आपके एनिमल है, ठीक है, फिर ये एनिमल बॉडीज में चला जाता है थ्रू फूड चेन, ठीक है। फूड चेन आपका अगला टॉपिक है, इसको भी हम समझेंगे कि आखिर फूड चेन में क्या क्या है, ठीक है। तो फूड चेन के द्वारा एनिमल बॉडीज में चला जाता है आपका सल्फेट। विद इन प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज द ऑर्गेनिक सल्फर डिकम्पोज बाय एरोबिक बैक्टीरिया टू सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड्स, ठीक है। अब जो आपके ऑर्गेनिक सल्फर है, ठीक है, यानी कि आपका जो प्योर सल्फर है वो डिकम्पोज होता है किनके द्वारा? आपकी वही एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। और किस फॉर्म में होता है वो? सल्फेट या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड्स में, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपका वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड देन गेट कन्वर्टेड
into elemental sulfur by anaerobic bacteria. In this way, sulfur gets back to the soil and sulfur cycle gets completed. ठीक है, पहले इतना देखते हैं। जो आपके हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, जो आपके ऊपर वाले पॉइंट में मैंने बताया था कि आपके एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट करा जाता है, यानी कि डिकम्पोज करा जाता है। ठीक है, अब वो हाइड्रोजन सल्फाइड फिर वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, एलिमेंटल सल्फर में। ठीक है, किन के द्वारा, एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, ऊपर क्या था एरोबिक, नीचे है एनएरोबिक। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जो आपके सल्फर है वो इसी तरीके से दोबारा सॉइल में पहुंच जाता है और जो आपकी सल्फर साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो, एक सेकेंड, sulfur dioxide is also released to the atmosphere by vacuolar exhaustion, that is the burning of fossil fuels, example petroleum, coal, etc. इसमें क्या है कि जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है वो एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में वैक्यूलर एग्जॉशन के द्वारा भी रिलीज करा जाता है, यानी कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम, कोल और तुम्हारे फूड्स वगैरह, इन सबको जब हम जलाते हैं तो भी तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारी पूरी कंप्लीट होती है सल्फर साइकिल। ठीक है, अब तुम्हारी लास्ट साइकिल बच गई फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं फटाफट कि आखिर फॉस्फोरस साइकिल क्या है। फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस इज अवेलेबल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन कंपैरिजन टू द एबायोटिक सिस्टम। जब आपके फॉस्फोरस है वो आपके प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इन एबायोटिक सिस्टम phosphorus is abundant in rocks and other natural deposits formed during geological process। जो आपके फॉस्फोरस है ना, ये आपके या तो एनिमल या प्लांट्स के अंदर मिलेगा, या ठीक है आपके एबायोटिक सिस्टम के अंदर इतना नहीं पाया जाता। और अगर एबायोटिक सिस्टम के अंदर पाया जाता है तो वो किसमें मिलता है, आपके पत्थरों में मिलेगा, या फिर बाकी जो भी नेचुरल तरीके से जो चीज़ें बनती है ना, जियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, यानी कि प्रकृति के प्रोसेस के द्वारा जो चीज़ें बनती हैं। ठीक है, उसमें आपका फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, phosphorus is desired for the structure of DNA as coenzymes and for the conversion of foods to release usable energy। अब क्या है यार कि जो आपके फॉस्फोरस हैं, ठीक है, उनका जो कोएंजाइम्स हैं उनको यार वो डिकम्पोज करते हैं, कोएंजाइम्स। ठीक है, और डिकम्पोज करके फिर वो फूड में कन्वर्ट करते हैं और एक यूजेबल एनर्जी को वो रिलीज कर देते हैं। कोएंजाइम्स आपके बोलते हैं जो एंजाइम्स के नीचे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर को पार्टनर हो गया, को कैप्टन हो गया। ठीक है, इस तरीके से रूट्स ऑफ द प्लांट्स absorb phosphorus present in a soluble form in the soil and assimilate it। अब यार फिर से वही वाली बात आ गई कि जो आपके रूट्स हैं प्लांट्स के, ठीक है, वो फॉस्फोरस को कैसे लेते हैं। ये जो फॉस्फोरस है यार सॉइल में एक आपकी सोल्यूबल फॉर्म में होता है, तो वो रूट से ले लेते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, थ्रू फूड चेन इट देन गेट्स ट्रांसफर टू द एनिमल बॉडीज। ठीक है, वही तुम्हारी सल्फर वाली बात है कि प्लांट्स ने खा लिया, प्लांट्स के खाने के बाद फिर ये एनिमल बॉडीज में मिल जाएगा। ठीक है, उनके पास आ जाएगा। ठीक है, and by the death and decay of the plants and animals or animals excreta it get back to the atmosphere। ठीक है, क्या बोला गया है कि यार जब तुम्हारे प्लांट जो है वो मुरझा जाएंगे, ठीक है, खत्म हो जाएंगे, और या फिर तुम्हारे जो एनिमल्स हैं मर जाएंगे, या फिर उनके वेस्ट से वो जो आपका फॉस्फोरस है वो दोबारा आउट हो जाएगा और इस तरीके से आपका जो एटमॉस्फेयर के अंदर दोबारा फॉस्फोरस मिल जाएगा। ठीक है, वापस आ जाएगा, यानी कंज्यूम भी हो गया और फिर दोबारा वापस भी आ गया। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं हम, एक सेकेंड। The runoff from the soil and the loss of phosphorus to the sea is greater than the availability of to the land। क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया जो आपका फॉस्फोरस है ना वो आपका सी में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लैंड। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पे आपका है कि जो आपका फॉस्फोरस है वो आपका सी में कम होता है और आपका लैंड में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो आपका 60,000 टन्स, ओनली 60,000 ऑफ टन्स ऑफ फॉस्फोरस इज रिटर्न टू द सॉइल थ्रू द बर्ड्स, फिशेस ऑफ द सी एंड द एल्गी। अ मेजर अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस गेट्स लॉस्ट टू द सी। क्या बोला गया यहाँ पे यार कि सिर्फ 60,000 टन का फॉस्फोरस ही आपके जो धरती के सॉइल पे आ पाता है। ठीक है, किसके द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, मछलियों के द्वारा और आपके एल्गी वगैरह के द्वारा, यानी कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ठीक है, आपका जो मेजर अमाउंट है फॉस्फोरस का वो यार लॉस्ट हो जाता है कहाँ पे, सी में, तो आपका सी में ही लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, ऊपर आते आते यार वो काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हो चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूरी जो आपकी साइकिल है वो बता रखी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो फॉस्फोरस साइकिल थी, आपकी जो बाकी साइकिल थी वो पूरी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में तुम्हारा आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अभी यार हम फूड चैन और बाकी सारी चीज़ें हम रीड करने वाले हैं और उस वीडियो के अंदर तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम इस वीडियो करते हैं बंद, और या कमेंट में पूछ लेना कोई डाउट वगैरह रह गया हो। ठीक है, और फीडबैक और सजेशन दे देना। ठीक है, और अब हम मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।